हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक की ओर से अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल कर आई है। और ये जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। सेंट्रल ऑफिस 763 अन्ना सलाई, चेन्नई 600002। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एड्रेस दिया गया है। तो इनकी ओर से जो है वैकेंसी निकल कर आई है। और नीचे यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया भी गया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में, कि जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है ये एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई के अंदर है। हैविंग जियोग्राफिकल प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में आपको इसकी जो ब्रांचेस हैं, ऑफिसेस हैं, देखने को मिल जाएंगे। और एब्रॉड में भी ये जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, तो ये आपको मिल जाएगा। और इनकी ओर से ही यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं ये इनवाइट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड एज पर द अप्रेंटिसशिप पॉलिसी ऑफ आवर बैंक। ठीक है, इनकी ओर से जो है क्या निकल कर आए हैं, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है इनवाइट किए जा रहे हैं इनकी ओर से। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। 28/8/2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 10 सितंबर 2024 तक आप जो हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है इसके लिए फिलअप कर सकते हैं बाय विजिटिंग द वेबसाइट। तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, www.job.in। अंडर कैरियर पेज जाओगे आप और क्लिक करोगे दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन, अंडर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, और या फिर www.bfsissc.com। ओके, तो या तो यहाँ पर आप जाओगे BFSI SSC की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जाकर आपको जो है लिंक मिल जाएगा। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट। इसके अलावा कोई भी अदर मोड नहीं है दोस्तों एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का। फिर इन्होंने नीचे लिखा है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड दिस एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। मतलब अप्लाई करने से पहले जो एडवाइस किया जा रहा है कैंडिडेट्स से कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली जो है रीड कीजिए एंड एंश्योर दैट दे फुलफिल द स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। They should note that application fees, intimation charges, once deposited, will never be refunded nor be adjusted against any other engagement process। तो एक बार अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे कर लेते हैं, तो फिर किसी भी केस में वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी, वापस मतलब नहीं दी जाएगी, और ना ही कहीं पर जो है वो एडजस्ट की जाएगी आपकी फ़ीस। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो 28 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। और सितंबर के 10 तारीख तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर 28/8 से लेकर 15 जो सितंबर है 2024, तो 15 सितंबर 2024 तक आप एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, टेंटेटिव डेट यहाँ पर बताई गई है, यानी कि ये आगे भी जा सकती है। तो टेंटेटिव यहाँ पर क्या लिखी है कि भाई 22 सितंबर 2024 को जो ऑनलाइन इसके रिगार्डिंग में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसकी डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। अब देखिए नीचे स्टेट और यूटी वाइज जो है वो अप्रेंटिस की सीट्स हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली। इस तरीके से गुजरात के लिए देख लीजिए, गोवा के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर JNK, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, और मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर आगे वैकेंसी आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, वैकेंसी हैं जो कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड की गई हैं। जैसे पहले SC है। गुजरात की अगर हम बात करें, देखिए गुजरात स्टेट की बात करें तो SC के लिए 1 सीट है, ST कैटेगरी वालों के लिए 3 सीट्स हैं, OBC वालों के लिए 5 सीट्स हैं,
और EWS कैटेगरी वालों के लिए 2 सीट्स हैं, जो जनरल से आते हैं उनके लिए 11 सीट्स हैं और टोटल क्या है 22 सीट्स हैं। तो इसी तरीके से आपको देखना है स्टेट या यूटी वाइज जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं इसी तरीके, और जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी में आप यहाँ पर देखोगे कि कितनी जो है आपकी कैटेगरी में सीट्स रखी गई हैं। इस तरीके से तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टोटल यहाँ पर 41 जो सीट्स हैं अप्रेंटिस की वो इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से फिलअप की जाएंगी। वेस्ट बंगाल के लिए 22 सीट्स हैं और टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पर 550 हैं जो कि फिलअप की जाएंगी इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नीचे नोट में लिखा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करेक्टर एंड कास्ट जहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा वेरिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी तैयार करके रखनी है और मतलब आगे चलकर ये भी काम आने वाली है। The engagement of selected candidates will be subject to their being declared medically fit। मतलब जो भी selected होंगे तो जो भी जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर मतलब एक तरह से एग्ज़ाम में जो भी क्वालिफाई करेगा उसके बाद जो है आपको ये चीज़ें देखी जाएंगी। आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी ओके होनी चाहिए, तभी जाकर जो है बैंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला है। और जो मेडिकली मतलब जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप बनाओगे वो कम से कम उस डॉक्टर से आपने बनानी है जो कि MBBS जिसकी क्वालिफिकेशन होगी। समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम MBBS डॉक्टर या बोथ एज पर द डायरेक्शन ऑफ द discretion of the bank। Document verification will be conducted by the bank officials and final selection will be subject to satisfactory verification of candidate character। मतलब लास्ट पे आपको ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो पहले आपका एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा तो वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए कि वो आपको क्लियर करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लीजिए, सबसे पहले आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। इंडियन सिटीज़न हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पर एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2024 देखी जाएगी। तो 1 अगस्त 2024 को आपकी जो एज है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है वो देखी जाएगी। तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक मिल जाएंगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी जो है डिग्री मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे फिर किसी भी आपने आर्ट्स से की हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम से की हो, आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ये जो है नीचे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बिटवीन 1/4/2020 एंड 1/8/2024 के बिटवीन में जो है आपका जो रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो यहाँ पर जो है डिक्लेयर हो जाना चाहिए, या 1/4/2020 से लेकर 1/8/2024 के बीच में। वेयर द बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1/4/2020 को अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, आप ग्रेजुएट हो गए, तो भी यहाँ पर आप जो है एलिजिबल हैं। और 1/8/2024 को अगर ये जो डेट मेंशन की गई है इस डेट को भी अगर आपका जो रिजल्ट है डिक्लेयर हुआ है, आपका जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और ये जो यहाँ पर डेट मेंशन की गई इसके बिटवीन में, इसके बीच में अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर, तब तो आप एलिजिबल हैं ही हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो आपका कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे, तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कितना क्या रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है कैटेगरी के हिसाब से, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC जो हैं नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन है। इस तरीके से पर्सनस विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो भी यहाँ पे राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में जो डिफाइन किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरीके से फिर
पर्सन अफेक्टेड, जो भी पर्सनस यहाँ पर अफेक्ट हुए 1984 रिवर्स में, तो उनको यहाँ पर 5 साल तक रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अलावा विडो और डाइवर्स वोमेन जो लीगली सेपरेट हुई हैं अपने हस्बैंड से और उन्होंने मैरिज नहीं की है, दोबारा से शादी नहीं की है, उनको अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए रखा है, 30 ईयर्स रखा है ओबीसी के लिए और 40 ईयर्स रखा है एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिएगा कितना क्या रिलैक्सेशन जो है आपको एज में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, स्टाइफंड के बारे में लिखा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब आप सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो सेलेक्ट होने के बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये जो ट्रेनिंग है ये कुछ टाइम के लिए होती है। मान लीजिए कहीं कहीं जगह पर जो है 2 साल के लिए भी होती है, किसी जगह पर 12 महीने के लिए होती है, 1 साल के लिए होती है। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ खर्चा भी दिया जाता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं। ठीक है, स्टाइपेंड बोलते हैं इसको। और ये अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे तो उनको ही यहाँ पर मिलता है, नेचुरल सी बात है। तो अब यहाँ पर देखिए जो ब्रांच कैटेगरी, तो ब्रांच मेट्रो ब्रांचेस में यहाँ पर जो है स्टाइपेंड 15,000 दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से आपको, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अर्बन के लिए आपको दिया जाएगा 12,000 और जो सेमी अर्बन और रूरल में आते हैं उनको यहाँ पे 10,000 रुपये का आपको स्टाइपेंड जो है मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। और नीचे नोट में यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट, सब्सिडी अमाउंट के बारे में बताया गया कि इफ़ एनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर कोई सब्सिडी अमाउंट होगा तो बैंक विल मेक पेमेंट एज डिटेल भी हो, तो फिर बैंक जो है वो पेमेंट करेगा, उसकी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। मेट्रो के लिए 15,000 और रुपीज़ जो है the above stipend will be paid to the apprentice bank account each month after adjusting unauthorized leave, if any. Government share of stipend 4500 will be directly credited to the apprentice bank account through DBT mode as per extent guidelines. The apprentice are not eligible for any other allowance benefits. तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, क्यों क्या लिखा गया है यहाँ पे। जो एबो स्टाइफंड है, कहा गया कि जो ये स्टाइफंड है दोस्तों जो है वो बैंक की ओर से जो है पे किया जाएगा हर महीने आफ्टर एडजस्टिंग अनऑथराइज्ड जो लीव्स अगर कोई हैं तो। और गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टाइफंड 4500 जो है वो डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा अप्रेंटिस के बैंक अकाउंट में थ्रू DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी जो द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट, तो इसके अलावा जो अप्रेंटिस वाले हैं उनको किसी भी तरह का अलाउंसेस और बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं मिलता है। ठीक है, नॉट एलिजिबल, तो बाकी किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें किस तरीके से सिलेक्शन जो है यहाँ पर होने वाला है, तो जो भी यहाँ पर सिलेक्शन होगी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और जो टेस्ट होता है लोकल लैंग्वेज का, उसके बेसिस पर ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। वेरिएबल एंड पर्सनल इंटरेक्शन, तो पर्सनल इंटरेक्शन भी होता है। लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ की एक आध लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और ये दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है जो 10th में मान लीजिए आपने 10th या 12th किया है तो उसमें एक आध सब्जेक्ट आपका होगा, जैसे हिंदी आपने पढ़ी है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो जो डॉक्यूमेंट आप दिखाते हैं 10th या 12th के, तो उससे तो ये क्लियर हो जाता है डॉक्यूमेंट से कि हाँ आपने जो लैंग्वेज है वो पढ़ी है, आपको पढ़नी भी आती है, आपने पास की है तो भाई पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है, समझ भी आती होगी, तभी जाके आपने पास किया। तो उसके बाद जो इंटरेक्शन होगा वहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन, तो फिर आपका फाइनली जो है वो सिलेक्शन होने वाला है इस तरीके से।
ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटी एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर और ये या फिर सब्जेक्ट नॉलेज से आपको 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और ऑल एप्लीकेंट्स हु हैव पेड द एग्जामिनेशन विल रिसीव द इंटीमेशन फ्रॉम, तो जिन्होंने भी यहाँ पर फीस वगैरह जो है पे की होगी तो उनको मतलब रिसीव होगा BFSI की ओर से जो है डेट और टाइमिंग जो एग्जामिनेशन की है वो रिसीव होगी। और ये जो रिसीव होगी दोस्तों, ये ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सभी एप्लीकेंट्स को जो है ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, जो भी गिवन डेट होगी टाइम होगा, यूजिंग ऑन कैमरा, मतलब अपना ही कैमरा होना चाहिए आपके पास, कैमरा एनेबल्ड डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए जिसमें कैमरा मतलब होगा, और लैपटॉप या फिर टैबलेट या फिर स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये जो है इनके थ्रू जो है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। तो जो है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फीस वगैरह पे करेंगे, तो उसमें जो ईमेल आईडी वगैरह है और जो फ़ोन नंबर है वो आप करेक्ट दीजिएगा, ताकि इनकी ओर से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मेल के थ्रू बता दी जाएगी, या फिर फ़ोन में SMS के द्वारा भी इनकी ओर से इंटीमेट किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग समझ आपको आनी चाहिए, और ये जो है वो 10th या फिर 12th की जो मार्कशीट होती है उसमें आप जो है सब्जेक्ट मेंशन होता है कि आपने क्लियर किया है, पास किया है। और इसके अलावा फिर जो है लोकल लैंग्वेज का जो भी टेस्ट लिया जाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन आपका होगा, तो फिर फाइनली जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है इस तरीके से। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, अप्लाई करने के लिए इन्होंने बताया, मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा जो है www.bfsisc.com, ठीक है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाकर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। फीस की अगर हम बात करें तो फीस आप यहाँ पर देख लीजिए, PWD वालों के लिए 400 प्लस GST 18% हो जाता है, टोटल कितना 472 रुपये। फीमेल SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर 600 रुपये और प्लस 18% GST, तो ये हो जाता है 708 रुपये। और जनरल से जो आते हैं, जनरल OBC और EWS से जो आते हैं उनको 800 रुपया प्लस 18% का GST, तो ये 944 रुपये, ठीक है, 944 रुपये टोटल हो जाता है, 944। तो ये आपको पे करनी है फीस, और ये जो फीस है ये किसी भी केस में रिफंड नहीं होने वाली है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल इंटरेक्ट, जब आपका पर्सनल इंटरेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मतलब प्रोड्यूस करने वहाँ पे दिखाने हैं। तो देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल टुगेदर विद ए सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, देखो ओरिजिनल भी और सेल्फ अटेस्ट करके भी मतलब उनका फोटो स्टेट सभी कॉपियों का सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपने साथ में रखने हैं, और आपको जो है वो सबमिट करना है with the self-attest copy in support of the candidate eligibility and identify are the invariably submitted at the time of personal interaction. Reporting facing with the candidates may not be permitted to appear for the personal interaction join as apprentice. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्ट करके भी आपको जो है वो रखना है, मतलब एक सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको फोटो कॉपी निकालनी है, उस पर जो है खुद से साइन करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है जैसे भी करते हैं, और उसके बाद वो सारी कॉपीज़ अपने साथ में आप रखोगे। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे उस टाइम पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड कम्युनिकेशन पर्सनल इंटरेक्शन रिपोर्टिंग, जो है वो वैलिड कम्युनिकेशन पर्सनल इंटरेक्शन रिपोर्टिंग प्रिंट आउट करके लेना है अपने। प्रिंट आउट ऑफ द ईमेल फ्रॉम, जो ईमेल ऐप BFSI SSC की ओर से जो ईमेल आई है आपको, जिसमें कैंडिडेट डेटा सबमिटेड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डेटा सबमिट किया है, तो उनकी ओर से जो है वो मेल आया होगा आपको, तो उसका प्रिंट आउट आप लोगे।
डेट ऑफ बर्थ के लिए जो 10th क्लास की 12th क्लास की जो 10th क्लास की मार्कशीट डिप्लोमा होती है वो आप अपने साथ में रखोगे। और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड हो गया, ये आप अपने साथ में रखोगे। जितनी भी मार्क्स सर्टिफिकेट आपके पास हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो आप अपने साथ में रखोगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है आप अपने साथ में रखोगे। ठीक है, तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने साथ में रखने हैं, जो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो इसके रिगार्डिंग में कोई भी अगर आपको डाउट होगा, कुछ आपको पूछना होगा, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए जो है बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो होप करता हूँ आपको जो है वो वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि इसी तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन जो है आप दोस्तों रिसीव कर सकें। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।